हेलो। हेलो। हाँ, मिस्टर जोशी। जी बोल रहा हूँ। जोशी जी, मैं XYZ बैंक से लीगल टीम हेड अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर, आपका एक 25 लाख का लोन है हमारी वित्तीय संस्थान से। उसका आपका काफी समय से डिफॉल्ट चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर उसमें, और उसकी कैसे आप उसका पेमेंट करवा पाएंगे? लोन है कि क्रेडिट कार्ड है? सर, ये आपने एक 25 लाख का लोन लिया है। इसमें आपका क्रेडिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड पे आपने लोन लिया है सर। ओके ओके ओके। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है और लोन है। जी जी। क्या बताया आपने, कौन बोल रहे हैं? मैं XYZ बैंक से लीगल टीम हेड मिस्टर अग्रवाल बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, भोपाल शहर से। ओके ओके ओके। क्या क्रेडिट कार्ड नंबर है मेरे? सर, लास्ट की 4 डिजिट है 7748। ओके ओके, बताए क्या इशू है? सर, इसमें आपका करीब 5-6 महीने से डिफॉल्ट है सर। आप इसको कब रिकवर क्यों नहीं करवा देते हैं सर? एक्चुअली एक दो बार आए थे आपके रिकवरी वाले। उनको बता दिया था कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, मैं पे अभी नहीं कर पाऊंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, इसमें कई बार टीम भी जा चुकी है, आपसे बात भी कर चुकी है, लेकिन आप उसको अपने प्रभाव में लेते हुए। सर, मैं जहाँ तक आपकी प्रोफाइल देख पा रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। जी जी जी। हाँ, तो सर आपके पास कई बार टीम भेजी, हमने बात भी करती है वो आपसे, लेकिन आप अपने प्रभाव में लेते हुए उन्हें डरा धमका के भगा चुके हैं। नहीं नहीं, ये कहना आपका गलत है कि मैंने उनको डराया धमकाया। पुलिस में होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को डराए धमकाए। आपके जो भी रिकवरी एजेंट विजिट करने मेरे पास आए, वो कभी प्रॉपर अपने आप को आइडेंटिफाइड कर ही नहीं पाए। न उनके गले में कभी आई कार्ड हुआ, न कभी वो अपना डीआरए मुझे बता पाए, न कभी ऑथराइजेशन बता पाए, न अपने आप को पूरी तरीके से ऑथराइज कर ही नहीं पाए। अब जैसे आप बोल रहे हो तो आपने खुद बताया है कि आप लीगल टीम हेड बोल रहे हो, अपना नाम बताया है। खैर, आपसे मैं कोई आईडी वगैरह नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप तरीके से बात करेंगे तो ठीक है। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम आपसे पैसे भी ना मांगे और आप समय पे लोन भी ना चुकाएं, किस्त भी ना भरे? टोटल 25 लाख का लगभग आपका आउटस्टैंडिंग है, जिसमें आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे लोन भी लिया हुआ है, जंबो लोन वगैरह। आपने सारी चीजें, कैश ऑन कॉल वगैरह सारी सुविधाएं फुल यूज कर रखी है, और ये ओवर हो गया है, आपके आउटस्टैंडिंग से भी ओवर हो गया है। मुझे पता है सर, मैं जानता हूँ, और मैं स्वयं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। कुछ परिस्थिति आ गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, एक्चुअली मल्टीपल डिफॉल्ट हो चुके हैं, ये कारण है। मैं अभी भी पे नहीं कर सकता हूँ सर। देखिए सर, हम इसमें ना कार्रवाई करेंगे, तो आप एक उच्च पद पर आसीन एक कर्मचारी भी हैं, आपकी सरकारी नौकरी भी है, आपकी हर माह एक अच्छी हैंडसम सैलरी आपके अकाउंट में भी क्रेडिट होती है, तो हम आपका सैलरी अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। सर, सैलरी अकाउंट अटैच करने की बात ठीक है आप कर रहे हो, मैं मानता हूँ इस बात को, पर सैलरी से ज्यादा यानी कि आप मान के चलिए कि 1.5 गुना ईएमआई हो चुकी है मेरी, 1.5 गुना। नहीं तो उसका जिम्मेदार कौन है? जब आपकी आमदनी सपोज 50,000 पर मंथ की है, तो आपने 75,000 की EMI क्यों अपने लगाई है? सर, मैं यही सोचता रहा कि आज नहीं तो कल मैं किसी तरह कवर कर लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सिविल बिगड़े, मेरे अधिकारियों को, घर के दूसरे लोगों को पता चले। तो बस सिविल बचाने के चक्कर में और इन्हीं चक्करों में सिर्फ और सिर्फ ये मिनिमम ड्यू क्रेडिट कार्ड के पे करने के लिए कि आज नहीं तो कल अच्छा वक्त आएगा, मैं लोन पे लोन लेता गया, लोन बढ़ गए। और अब ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे पास कुछ भी स्थिति नहीं है। सर, मैंने अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता लगाया है कि आपका 1500 स्क्वायर फीट का मकान भोपाल के एक पॉश एरिया में है, और जिसपे आपका चूंकि लोन अमाउंट 25 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है, तो मैं उसमें DRT की कार्रवाई करवा के इस मकान को अटैच भी करवा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ आप डीआरटी की कार्रवाई करके इसको अटैच भी करवा सकते हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं ली आपने कि उस मकान पर भी ऑलरेडी लोन चल रहा है। तो जब जिस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लोन चल रहा है, वहाँ डीआरटी जाने से फायदा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। आपकी कोई तो और मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी इसके अलावा?
सर मेरे पास कार है, कार भी लोन पर है, 2 स्कूटी है वो भी लोन पर है, एक बुलेट है वो भी लोन पर है, और लगभग ये मान के चलो कि सबके सब डिफॉल्ट के स्टेज पर ही है, डिफॉल्ट ही है, मान के चलो आप। देखिए सर, आपके ऊपर अब हम सेक्शन 25 की कार्रवाई करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1818(1) की धारा 138 पे कार्रवाई करेंगे, आर्बिट्रेशन लॉन्च करेंगे। इसमें आप अगर संबंधित कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी, नौकरी चली जाएगी। कल को आप जब उच्च पद पर जाएंगे, कोई जिंदगी भर आप हेड कांस्टेबल तो बने नहीं रहेंगे, आप इससे ऊपर एसआई बनेंगे, फिर प्रभारी निरीक्षक बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, सीओ बनेंगे, जो जो भी आपके विभाग में पद है, उच्च आसीन पदों पर आप जब जाएंगे तो जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी और हमारी इन कार्रवाइयों का जिक्र आपकी जो एक सर्विस बुक में होगा, तो इससे आपके जो तरक्की का चार्ट होगा सर, उस पर भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन आप सही में लीगल टीम से बोल रहे हैं? सर मैं लीगल टीम हेड मिस्टर अग्रवाल बोल रहा हूँ, XYZ बैंक का। तो सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि सेक्शन 25 हो, 138 हो, वैसे भी तो एक बात बता दूं, 138 तो मुझ पे लागू होगा नहीं कि मैंने कोई चेक नहीं दे रखा है। सेक्शन 25, तो सेक्शन 25 के लिए भी ये कहूंगा कि मैंने जो लोन ले रखा है उसकी ईएमआई जो बनवा रखी है वो डायरेक्टली मैं पे करता हूँ, तो मैंने ईसीएस मैंडेट परमिशन भी नहीं दी है। पर एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि जैसा आजकल कई वित्तीय संस्थान करते हैं कि पहले से परमिशन वगैरह लेके रखते हैं और लास्ट टाइम में वो अपने ही बैंक में खाता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, वो ईसीएस हिट करके सेक्शन 25 फाइल कर भी देते हैं। तो सर एक बात बता दूं मैं आपको, लीगल टीम हेड हो और इतना तो जानते हो कि आप जिससे बात कर रहे हो वो बंदा भी कानून का है, उसको इन चीजों की जानकारी है। तो सेक्शन 25, 138 या आप दूसरा कोई भी करेंगे तो ये सारे क्रिमिनल कंप्लेंट केस है। तो क्रिमिनल कंप्लेंट केस का जिक्र कभी भी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह में नहीं रहता है। और इतना तो मैं अवेयर हूँ कि कोर्ट का यदि मुझे समन आता है, मुझे बेलेबल वारंट आता है, तो इस स्टेज पर मुझे वकील हायर करना है, अपनी बेल पहले ही करवा लेनी है, तो मैं ऐसा कोई एक्ट करूंगा नहीं कि कोई मेरे ही महकमे का पुलिस अधिकारी मुझे गिरफ्तार करेगा, किसी और कोर्ट ले जाएगा, 24 घंटे से ज्यादा मैं पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रहूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि क्रिमिनल कंप्लेंट केस में सेम डे तुरंत बेल मिल जाती है, यहाँ तक कि वारंट भी रिकॉल हो जाते हैं। मैं खुद एक पुलिस अधिकारी हूँ, आए दिन मैं खुद भी लोगों को वारंट की तामील लेकर आता हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आप तो 138 इसलिए लगेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट है तो आपने चेक नहीं दिए हैं, जी जी और बिल्कुल। सेक्शन 25 आप पे इसलिए नहीं लगेगा कि ईएमआई, आपकी जो ईएमआई है वो आपके क्रेडिट कार्ड जो आपका स्टेटमेंट है उसमें हिट होती है, बिल्कुल इसलिए आप पे सेक्शन 25 भी नहीं बनेगा। अब हम आर्बिट्रेशन करेंगे सर इसमें, और आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करूंगा। सर इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि अब मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपकी कंपनी को एक प्रायर नोटिस भेजा था, और प्रायर नोटिस भेजकर मैंने लोन मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर की मांग की थी। मैंने नोटिस बाय पोस्ट भेजा जो आपके प्रधान कार्यालय में डिलीवर्ड भी हो चुका, और उसका मुझे सिर्फ रिवर्ट इतना आया कि हम आपको मोरेटोरियम रिस्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उस नोटिस के अंदर कुछ और तथ्य भी मेंशन किए थे जिनका जवाब आपकी बैंक कंपनी दे ही नहीं पाई। अब ऐसी स्थिति में यदि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो मेरा प्रायर नोटिस सर स्टैंड है, वो हर जगह, वो प्रायर नोटिस, उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट, और यहाँ तक कि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो मुझे नोटिस देके ही करेंगे, बिना नोटिस की तामील के तो कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं कानूनी रूप से आपके हर नोटिस का जवाब दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी कंपनी का, बैंक का पैसा डुबाना चाहता हूँ, मैं उसको पे करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप आर्बिट्रेशन भी करेंगे ना, तो आर्बिट्रेशन के लिए भी आपको मुझे नोटिस भेजना है, और जब मैं रेगुलर उसका ऑब्जेक्शन भेजूंगा और आप एक्स पार्टी अवार्ड कर भी देंगे तो उससे कुछ हासिल तो होना नहीं है आपको। बात आपकी ठीक है, लेकिन आप चाहते क्या है कि आप लोन भी नहीं भरेंगे और हम कार्रवाई भी ना करें, तो आप सेटलमेंट क्यों नहीं करा लेते हैं? सर एक बात बताऊं मैं आपको, अभी इस हद तक आ चुका हूं कि अगर आप अपने 25 लाख की आउटस्टैंडिंग का
सेटलमेंट हम्म। करना चाहते हैं तो आप मुझे अभी मेरे कहने से या आपके सेटलमेंट कहने से आप मुझे 10% का ऑफर तो नहीं दोगे। जब तक आप अपनी सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं करोगे, जब तक मेरा लोन राइट ऑफ की स्थिति में नहीं आ जाएगा, आप कोई मुझे 10% का ऑफर तो देने वाले हो नहीं। अगर आप 10% का ऑफर देते हो, मेरे पास 1 रुपया नहीं है अभी, लेकिन मैं कहीं से व्यवस्था कर सकता हूँ। मतलब आप इतनी आसानी से वित्तीय संस्थान का पैसा नहीं भरेंगे, क्योंकि मैं ये प्रोफाइल में देख पा रहा हूँ आप एमपी में कहीं पोस्टेड हैं और आपकी भी जानकारी में होगा कि मैं इस पे आरआरसी की कार्रवाई करूंगा आपके ऊपर। मैं मानता हूँ सर, मध्य प्रदेश में मैं जिस शहर में रहता हूँ, भोपाल में, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक आरआरसी की कार्रवाई वहीं होती है। मेरे मिलने वाले को भी एक आरआरसी का नोटिस जारी हुआ, तो वह जब तहसील कार्यालय में मिलने गया तो तहसील कार्यालय के जो लोग खुद को तहसील का कर्मचारी बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने पर मालूम पड़ा कि वो लोग तो बैंक के रिकवरी एजेंट है, बैंक के नौकर है। यानी कि आरआरसी के अंदर, तहसील कार्यालय के अंदर ये चीजें देखने को मिल रही है। और इस मैटर में मैंने कस्टमर केयर पे मेरे साथी ने कस्टमर केयर पे जब बात की और उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लगाई तो मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति बैंक का कर्मचारी है, जो खुद को बता रहा है क्या कि मैं तहसील का कर्मचारी हूँ। इस मुद्दे पर तो मुझे लंबी चौड़ी बात करनी है, समयाभाव रहता है। बाकी भोपाल के अंदर आरआरसी के अंदर वास्तव में बैकडेट का खेल हो रहा है। व्यक्ति अपना जवाब पेश करना चाह रहा है, जवाब नहीं पेश हो रहा है। आरआरसी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं वह भी प्रॉपर नहीं है। और अगर आरआरसी के अंदर किसी प्रकार से अगर तुम कोई कार्रवाई कर भी लेते हो तो मैं आपसे एक खुली बात पूछता हूँ, आप बताइए कितनी आरआरसी आपने कराई है, और आरआरसी से ही यदि आपको पैसा मिलता तो क्यों उन लोगों से आपको सेटलमेंट करना पड़ता? ब्याज सहित आरआरसी की डिमांड करते हो आप, रिकवरी सर्टिफिकेट की डिमांड करते हो, मैं मानता हूं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ सेटलमेंट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वहां भी तो हम कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, हम हमारा पक्ष रख सकते हैं, और जब हमारा पक्ष रखेंगे तहसीलदार साहब नहीं सुनेंगे, हमारी एप्लीकेशन कोई खारिज करेंगे, तो हम ऊपर चैलेंज कर सकते हैं, हम आरआरसी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए बात ये नहीं है कि मैं किसी कानूनी कार्रवाई को गौण बता रहा हूं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मेरे अधिकार सुरक्षित है। मतलब जोशी जी, आप एक क्योंकि उच्च पद पर आसीन है और आपको पूरी जानकारी है, तो आप एक मंजे हुए अधिकारी हैं, तो इसमें सर मैं आपके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से पत्र लिखकर निवेदन करूंगा कि आपकी सैलरी अटैच करवाई जाए, प्लस आप पे कार्रवाई भी की जाए कि आप हमारा पैसा इंटेंशनली बिल्कुल डिफॉल्टर होते हुए पेमेंट आपके पास उपलब्ध होने के बाद भी आप करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए सर, आप किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो उसमें भी ध्यान रखिएगा कि आपने मेरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की सहमति से मुझे लोन नहीं दिया था, और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी हमारी सैलरी बिना कोर्ट ऑर्डर फ्रीज करने का, रोकने का या किसी और को हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और न्यायालय प्रक्रिया में आप जाएंगे तो न्यायालय प्रक्रिया में मेरा भी पक्ष सुना जाएगा। मेरा पक्ष सुने बिना कहीं से भी अगर कोई एक्स पार्टी कोई भी प्रोसेस आप करते हैं तो उसको चैलेंज करने का मेरा अधिकार सुरक्षित है। और वैसे भी जब मेरी सैलरी का कोई भाग बच ही नहीं रहा है तो किस चीज को अटैच करा लेंगे आप? मतलब इसके लिए ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लीगल टीम का हेड हूं, और हेड होने के नाते मुझे हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाना पड़ेगा, और मैं डायरेक्शन ले भी आऊंगा। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप लीगल टीम के हेड हो तो आपको ये बात मालूम नहीं है कि ऑलरेडी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया आप जारी कर चुके हैं। बिना हाईकोर्ट के डायरेक्शन के आपने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया जारी कर दी है, और बिना हाईकोर्ट के डायरेक्शन लिए आपने एक पक्षीय आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया है, और मेरे द्वारा लगातार उसको आपत्ति दी गई है। ऐसी स्थिति में जब उस मैटर में आपने इंटरिम अवार्ड पास कर दिया है और अब फाइनल अवार्ड की स्टेज पे है, जबकि मैं लगातार आपत्ति दे चुका हूं, तो आप हाईकोर्ट जा ही नहीं सकते हैं। और मैं फिर आपको एक बात कहता हूं,
अगर मान लीजिए कि अभी आप अपनी आर्बिट्रेशन कार्रवाई को डिस्पोज करके अगर आप हाई कोर्ट डायरेक्शन के लिए चले भी जाते हैं ना, हाई कोर्ट से कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो भी जाता है ना, तो वहां भी मुझे मीडिएशन के लिए वक्त मिलेगा। मैं मेरी फाइल मध्यस्थता के लिए रखवा सकता हूँ। इसके बाद वहां से अगर कोई डायरेक्शन ऑर्डर हुआ, कुछ होता है, तो उसके ऊपर भी मेरे अधिकार सुरक्षित है। ये नहीं कि मैं वहीं खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया। जब मैं फंसा हुआ हूं, आज की तारीख में मैं आपके 25 लाख पे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन 5-25 हजार रुपए मैं वकीलों पे तो खर्च कर सकता हूं ना। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पूरी कानून की जानकारी है, जो भी डिफॉल्ट संबंधित नियम कायदे कानून है। चलिए, मैं इसमें सर एक काम और करता हूँ, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट का मैटर है, तो इसमें मैं कलकत्ता कोर्ट में संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने 300 BNS 316(2) और 318 में केस फाइल करवाने का, अपनी जो हमारी कंपनी का लीगल देखते हैं वकील साहब, उनको ऑथराइज कर दे रहा हूँ कि वो आपके विरुद्ध 316(2) और 318 में केस फाइल करें। सर, ये जानता हूं मैं कि आज की तारीख में कलकत्ता में ढेरों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सेक्शन 25, 138, 316, 318, ढेरों मुकदमे वहां दर्ज हो रहे हैं। लेकिन कलकत्ता में न तो आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, न आपका हेड ऑफिस है, और न ही मेरी EMI जो डिडक्शन हो रही है, क्योंकि मैंने इसकी जानकारी निकलवा ली है कि मेरा वहां पे डिडक्शन हो ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आप वहां कोई कानूनी प्रक्रिया करके अगर समन जारी करवा भी देते हैं, तो मैं समन की स्टेज पे ही मैं उस समन को ही चैलेंज करूंगा हाई कोर्ट में। हाल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कई हाई कोर्ट के जजमेंट आप देख चुके हैं कि जहां पर्टिकुलर बेस अकाउंट है वहीं पर यह कार्रवाई की जा सकती है, या जहां एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। तो एग्रीमेंट कहां एग्जीक्यूट हुआ? मैंने ऑनलाइन लोन लिया है तो मेरे शहर में हुआ है। अगर आप कोई कार्रवाई करना चाहोगे तो मेरे शहर में करोगे। सेक्शन 25, 138 की करना चाहोगे आप, तो जहां आप चेक ड्रॉ करेंगे, या इसी सेक्शन 138 तो होगा ही नहीं। अगर सेक्शन 25 आपने गलती से कर भी दिया तो वो भी आपको वहीं करना पड़ेगा। और अगर ऐसी स्थिति में अगर आपने गलत कर भी दिया ना, तो मैं उसको चैलेंज करूंगा, और मुझे कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ अपना वकालतनामा साइन करके कलकत्ता के किसी वकील साहब को भेजना है। कलकत्ता के वकील साहब को इतना ही कहना है कि सर, ये जो समन आया है, इस समन को आप हाईकोर्ट में चैलेंज कीजिए, ये कानूनी त्रुटि है। इस आधार पे आपका केस वहीं खत्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपकी ट्रायल चलती भी है, और 1 EMI का आप केस फाइल कर देते हैं, तो मैं डिफेंस एविडेंस के स्टेज पर भी अपनी EMI का भुगतान कर सकता हूं। तो उसमें मुझे पर्याप्त वक्त मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट सबके सुनता है, केवल कंपनी के नहीं सुनता है। चलिए सर, आपको पूरी जानकारी तो है ही। मैं इसमें क्या करता हूँ सर, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर आपके कॉल करवाना शुरू करता हूँ, जिससे 4 आपके रिश्तेदारों को कॉन्टैक्ट से भी पता लगे कि आपने हमारी वित्तीय संस्थान का डिफॉल्ट किया हुआ है। सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भले मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, लेकिन मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का फॉलोअर भी हूं। और मैंने वहां पर सुना है कि अक्सर ऐसा होता है, तो मैंने मेरे रिश्तेदार सर्कल में तो पहले ही एक जानकारी पहुंचा दी है कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट हैक हो चुकी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैंने एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया, मैं आपकी एप्लीकेशन यूज करता हूं, तो आप मेरे सारे कांटेक्ट ऑलरेडी एक्सेस कर चुके हैं। तो मैंने पहले ही इस मैटर का एक पोस्टर जो वहां पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फेसबुक पेज पर था, वहां से मैंने टोटल सर्कुलेट कर दिया है अपने टोटल अधिकारी के ग्रुप में भी, हमारे पुलिस का जो ग्रुप है उसमें भी। और दूसरी बात ध्यान रखना कि आप जिनको फोन करेंगे ना, वो भी पुलिस अधिकारी होंगे। और चूंकि अगर आप ऐसा एक्ट करते हो, तो मुझे आपके खिलाफ, मुझे आपकी कंपनी के खिलाफ, उन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने में और अंदर करवाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि आपके पास सारे हमारे लीगल के लू फॉल हैं, और आप लोन भी नहीं भरोगे, हम कार्रवाई भी नहीं करेंगे, आप सेटलमेंट भी नहीं करोगे, तो आप चाहते क्या हो आखिर? मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं लोन नहीं भरना चाहता हूं। आपने देखा कितनी शांतिप्रिय तरीके से आपकी और मेरी बातचीत चल रही है।
मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा मैं लोन नहीं भरना चाहता हूँ, मुझे वक्त चाहिए और मुझे मालूम है कि आप मुझे वक्त देंगे, आप मुझे सर वक्त जब देंगे। आपने प्रायर नोटिस भेजा है और कंपनी ने उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो अब आप उसमें वक्त देने वाले होते कौन है? हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ मुझे आपसे वक्त नहीं चाहिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ कि 6 महीने में कुछ भी पे नहीं कर पाऊंगा, 6 महीने में कुछ भी पे, आने वाले 6 महीने आपको जो भी लीगल कार्रवाई करनी है आप लीगल कार्रवाई करें, क्योंकि लीगल कार्रवाई करने से मुझे फायदा मिल जाएगा। वैसे भी एक बात बताऊं मैं, आप आर्बिट्रेशन कर चुके हैं, कानूनी रूप से आप मुझे फोन कर नहीं सकते हैं। खैर आपने लीगल टीम का हेड बताया, मैं बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन जब आप कोई भी लीगल प्रोसेस इनिशिएट कर चुके हैं तो आप मुझे कॉल करने का अधिकार भी नहीं रखते हैं। आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि आपकी कंपनी ने मेरे अकाउंट में इलीगल फंडिंग की थी, जिसकी मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। कंपनी द्वारा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं किया गया। मैंने आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट की और उस मैटर में 20,000 का कंपनसेशन मैं ऑलरेडी आपकी कंपनी का ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त कर चुका हूं। हेड कांस्टेबल साहब, आपको अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा है, जब मैं कलकत्ता कोर्ट से आपका नॉन अवेलेबल वारंट इशू कराऊंगा और आप उस समय हमारी गिरफ्त में नहीं आए, तो मैं मफरूरी वारंट इशू कराऊंगा, आपका लाल स्याही का वारंट जिसे बोलते हैं। इन वारंट के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी मुझे है कि कब क्या जारी होता है, कब क्या जारी नहीं होता है। तो कलकत्ता के अंदर कुछ करेंगे तो मैं समन या बेलेबल पर अपनी बेल कराऊंगा और बाकायदा मैं उसको चैलेंज करूंगा हाईकोर्ट में, बाकायदा हाईकोर्ट में चैलेंज करके क्वेश्चन कराऊंगा आपकी गैर कानूनी कार्रवाइयों को, क्योंकि मेरा अकाउंट वहां पे ईसीएस जो मेरा वहां के किसी बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस तो है वहां पर, माननीय कोर्ट का भी आदेश है, अगर वित्तीय संस्थान का कॉर्पोरेट ऑफिस वहां संबंधित शहर में होगा तो वहां पर आपके विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया जा सकता है। लीगल टीम के हेड बोल रहे हो, इतना भी मालूम नहीं है कि सेक्शन 25 और 138 स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ में यही चीज डिफाइन है कि जहां पर मेरा बैंक खाते में क्रेडिट हो रहा है या जहां जिस अकाउंट में आपकी कंपनी के जिस अकाउंट में बाउंस हो रहा है वहीं पर आप फाइल कर सकते हो। तो कलकत्ता फाइल करने की कोशिश मत करना, वरना उल्टा लटकाने भी जानते हैं हम। चलिए फिर मैं रिकवरी विजिट करवाता हूँ आपके घर पर भी और कॉल भी करवाता हूँ। फिर शायद आप भूल गए कि ऑलरेडी आप आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर चुके हो। रिकवरी एक्ट करने की कोशिश मत करना और रिकवरी एजेंट भी समझा देना उनको अच्छी तरीके से कि प्रॉपर एक दिन पहले इंफॉर्मेशन देकर आए, बाकायदा अपने गले में अपना आई कार्ड पहन के आए, ऑथराइजेशन लेटर के साथ आए, वरना वापस नहीं जाने दूंगा और बचाने के लिए आपको आना पड़ेगा। चलिए सर, मैं आगे अपने लीगल टीम जो मेरी वकील साहब जो देखते हैं मैं उनको ये केस फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप इतनी आसानी से मानने वाले तो नहीं, मैं मानने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहना है कि यदि इसमें कोई विकल्प हो 10% 11% का तो बोलिए, मैं इस चीज पे आता हूँ। सर उसके लिए मुझे अपने सीनियर से बात करना पड़ेगी, तो मैं बात करके आपसे कांटेक्ट करता हूँ। फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये अनसिक्योर्ड है, तो मैं 30% मान के चलता हूँ कि 30% में ये मामला रफा दफा हो जाएगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बात ही क्यों करता। तो मैं 7.5 लाख रुपए तो मांग रहा हूँ आपके लिए। 7.5 लाख रुपए मेरे पास नहीं है स्थिति। आप क्या चाह रहे हैं, आप अपना बताइए। मैं तो कह रहा हूँ अगर 10% में हो सके तो बात कीजिए, क्योंकि आपकी कंपनी के ढेरों सेटलमेंट लेटर मैंने भी देखे हैं जो 10% में हो रहे हैं। ऐसा करिए जोशी जी, अभी आप इसमें 50,000 रुपये जमा करा दीजिए, मैं 10% का सेटलमेंट लेटर इशू करवा देता हूँ और इसमें जो आप 50,000 रुपये जमा करेंगे वो मैं नेक्स्ट मंथ एडजस्ट करवा दूंगा, क्योंकि इससे ना बोरोवर की इंटेंशन पता लगती है कि वो सेटलमेंट करने के लिए उत्सुक है और सेटलमेंट करना चाहता है। तो आप जो भी आपके अराउंड हो 50-55,000 रुपये वो आप अपने लोन अकाउंट में जमा करा दीजिए, अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में। यानी कि आपका कहना है कि मैं 50,000 रुपये अभी जमा करवा देता हूँ कहीं से भी व्यवस्था करके, तो आप मेरा सेटलमेंट अगले महीने 10% में लेटर दे देंगे और ये 50,000 भी एडजस्ट करवाऊंगा। ये 50,000 भी एडजस्ट कराएंगे। बिल्कुल, आप जमा करा दो बस 50-55,000 रुपये शाम तक, कल तक
जल्द से जल्द जमा करा दीजिए तो मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर सकूं। तो सर एक काम कर दीजिए, जो आप अभी कह रहे हैं उस चीज को मुझे आपके कंपनी की डोमेन से, आपकी भी भले वो मेल आईडी आपकी हो मुझे चलेगा, कंपनी ने जो आपको जारी कर रखी है डोमेन से, वहां से आप इतना सा मेल डाल दीजिए मुझे कि आज के कन्वर्सेशन के हिसाब से आप मुझे ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं कहीं से पैसे की व्यवस्था करता हूँ। जोशी जी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप 50-55 हजार रुपये अपने अकाउंट में जमा कर दें, मेरे अपने खाते में थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे। तो मैं भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ ना आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से करो, आप कंपनी की मेल आईडी से कर लो ना, क्योंकि आप कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। अरे जब आप 50-55 हजार रुपये जमा करोगे तो हमें आपकी इंटेंशन पता लगेगी कि आप सेटलमेंट करना चाहते हो। तो सर मैं भी तो इतना कह रहा हूँ कि आप अगर अपनी मेल आईडी से सिर्फ आपने जो 2 शब्द कहे हैं वो अगर मेल कर दोगे तो मुझे भी आपकी इंटेंशन क्लियर पता चल जाएगी कि आप दूसरे रिकवरी एजेंट की तरह रिकवरी एक्ट नहीं कर रहे हो, मुझे भी विश्वास हो जाएगा। अरे जोशी जी मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जो ये आप 50-55 हजार रुपये जमा करोगे ये अगले महीने सेटलमेंट लेटर इशू कराते समय 50 हजार रुपये में एडजस्ट करा दूंगा। कंपनी आपकी इंटेंशन देखती है कि आप भी सेटलमेंट करना चाहते हो और इसके एवज में आपने हमारी कहने से, लीगल टीम हेड के कहने से आपने 50 हजार रुपये अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जमा किए हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेज देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ कि भाई आपकी मुझसे बात हुई, मैं 10% में सेटलमेंट करने को एग्री हूँ, आप मुझे सेटलमेंट लेटर जारी करो और 8 दिन का वक्त दो। चलिए आप लेटर भेजिए, मैं बाकी अपने सीनियर से बात करता हूँ। अगर संभव हो तो रुपए जमा करा दीजिएगा 50-55 हजार रुपये अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में। मैं अपने अकाउंट में पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। सर मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे कि जैसे ही मैं क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट की बात करूंगा सबसे पहले तो मुझे ईएमआई कैंसिलेशन करनी है। ईएमआई आप कैंसिलेशन करके टोटल फंड तैयार करोगे, फिर मुझे सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर दोगे, सेटलमेंट ऑफर देंगे, सेटलमेंट लेटर जारी करेंगे, वो मेरी मेल आईडी पे आएगा, मैं डोमेन वेरीफाई करूंगा और डोमेन वेरीफाई करके मैं पेमेंट कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन मैं पहले 1 रुपया जमा नहीं कराऊंगा। और ये भी कह देता हूं कि पहले एक बार इलीगल फंडिंग हो चुकी है, मैं 20,000 का कंपनसेशन ले चुका हूं, अगली इलीगल फंडिंग करने की कोशिश मत करना इस अकाउंट में। मतलब आप मुझे धमका रहे हैं? बिल्कुल, और आपको ये भी मालूम नहीं है कि आपकी अब तक जितनी भी बात हुई है यह बाकायदा रिकॉर्डेड कॉल है। मतलब आपने मेरी बगैर परमिशन के मेरी कॉल रिकॉर्ड कैसे कर ली? सर मेरा पुलिस में है तो क्या कुछ भी कर लेंगे आप? सर एक बात ध्यान रखिए, किसी कॉल को रिकॉर्ड करना अपराध तब होता है जब एक अच्छे इंटेंशन के साथ बात की जाती है और उसको वायरल किया जाता है। आप इसमें जितनी भी आपने बात की है, आपने केवल और केवल अपने कंपनी का हित देखा है, एक बार भी मेरी परिस्थिति पे आपने बातचीत नहीं की है। और आपने मुझे एक फेक कमिटमेंट किया कि मैं 50,000 जमा करवा दूं, आप सेटलमेंट करवा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका इंटेंशन क्लियर हो रहा है, तो ऐसी रिकॉर्डिंग अगर वायरल भी होती है तो वो क्राइम नहीं है। चलिए मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ और बाकी सेटलमेंट लेटर भेजिए आप मुझे। मैं लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजता हूँ। बिल्कुल, आप ये करवा दीजिए, रिक्वेस्ट लेटर भेजिए आप ये करवा दीजिए। बाकी मैं आपको ये भी कह चुका हूँ, आप आर्बिट्रेशन अवार्ड पास, इंट्रीम अवार्ड पास कर चुके हैं, आप रिकवरी एक्ट नहीं कर सकते, आप केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट की बात कर सकते हैं मुझसे। और कुछ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आपसे तो समझूंगा नहीं मुझे सिखाना पड़ेगा ना। आपका थाना तो है नहीं, ये आपका थाना तो है नहीं जो आप मुझे समझा रहे हैं। देखिए मैं आपके बैंक का क्लाइंट हूँ, कस्टमर हूँ, उपभोक्ता हूँ, और बतौर उपभोक्ता मुझे ये अधिकार प्राप्त है। और अभी तक मैंने जितनी भी बात की है उसमें न मैंने किसी पुलिस या लहजे में बात की है, मैं एक सामान्य नागरिक की तरह अपने अधिकारों के साथ बात कर रहा हूँ। और इसमें आपका ये मेरे रह गया था, एक कागज अंदर पेपर लगा हुआ है, इसमें आपका सेक्शन 17 का इंट्रीम अवार्ड भी पारित हो चुका है। तो मैं 2 से 3 दिन में फिर टेम्पो लेके आता हूँ और आपके घर का सारा मूवेबल एसेट्स भरवा के ले जाता हूँ। बहुत बढ़िया, ये भी करके देख लीजिए। लीगल टीम के हेड बता रहे हो, ये तो आपको इतनी बुद्धि तो आपको होनी चाहिए कि उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन में जाना है, मेरे यहाँ के लोकल स्थानीय कोर्ट जाना है। तो स्थानीय कोर्ट में जब मैं जाऊंगा और आप जब कोर्ट से समन आएगा तो मैं मेरे ऑब्जेक्शन पेश करूंगा, आपका एप्लीकेशन वैसे ही खारिज हो जाएगी। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि बिना सेक्शन 9 के एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किए बिना मैं आपके घर का चम्मच भी नहीं उठा सकता? आप यदि अवार्ड पास भी कर लो तो भी आपको सेक्शन 9 के लिए आना है। यहाँ तक कि आप हाईकोर्ट डायरेक्शन भी लेके यदि आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट कर लेते हो
और भले मैं मेरा पक्ष नहीं रख पाता हूँ, उसके बाद भी जो अवार्ड पास होगा उसमें भी आपको एग्जीक्यूशन में जाना ही पड़ेगा, जहां मुझे मेरा पक्ष रखने का भरपूर अवसर मुझे मिलता है। देखिए, मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाइयों से, कानूनी कार्रवाई भी समाधान की राह के लिए, समाधान की राह के लिए। इसका मतलब आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उनकी सारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को अच्छे से, गहनता से सुनते हैं, अनुसरण करते हैं। बिल्कुल, मैं सुनता भी हूँ, अनुसरण भी करता हूँ और वक्त जरूरत मैं उनसे बात करके परामर्श भी लेता हूँ। चलिए, आप लोन आप बात करना चाहेंगे? आप उनसे बात करना चाहेंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे उनसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करना है। नहीं, लीगल के क्या को निपटाना चाहता हूँ। लीगल में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी जवाब दे देंगे यूँ। नहीं 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 सर, धन्यवाद सर आपका। आप फिलहाल लोन रिक्वेस्ट सेटलमेंट लेटर हमारी कंपनी को भेजिए, मैं इसमें प्रोसेस करवाता हूँ। मैं ये भी चाहूंगा कि अब इस मैटर में यदि बात करनी है तो आप ही करें, कोई दूसरा मुझसे बात न करे। ठीक सर, ठीक 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 ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर, ओके, वेलकम वेलकम।